हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 1 है, नागरिक शास्त्र का भारतीय संविधान। और आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 1 नागरिक शास्त्र में, ये भारतीय संविधान है। और आपको जैसे कि पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर एक एग्जामिनेशन में बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ नियम होता है, ठीक है ना। अगर आप उस नियम को अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर इस गेम का भी कोई मतलब नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे एक तरह का रूल बनाया गया है, तो इसी तरीके का हमारे देश को चलाने के लिए एक नियम लागू किया गया है। और वो नियम जो है हर एक समुदाय, हर एक लोगों पे लागू होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या किसी जेंट्स हो या फीमेल हो या लेडीज़ हो या कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये हर एक पे लागू किया गया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन्हीं चीज़ों को के बारे में डिस्कस किया गया है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि 1934 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था, 1934 में, याद रखिएगा। और केवल भारतीय को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। और दिसंबर 1986 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 1946 से लेकर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नई संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत कब से? दिसंबर 46 से लेकर नवंबर 1949 तक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष के महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों देशों के पास अपना संविधान है। और अगर हम आम तौर पर सभी लोकतांत्रिक देश, यहाँ पे लोकतांत्रिक कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा भारत जो है ये लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है। एक होता है लोकतांत्रिक, ठीक है, एक होता है राजतांत्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकतांत्रिक मतलब जो लोगों के द्वारा चुना गया। जैसे कि पीएम मोदी खुद पीएम नहीं बन गया है, हम लोग उसको चुने हैं। आपके राज्य का जो सीएम है वो खुद सीएम नहीं बना, उसको आप वोट दे के चुने हैं, ठीक है। तो ये होता है लोकतांत्रिक देश होता है। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसका सबका अभी भी अपना संविधान है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को, तो इसको क्या कहते हैं, इस संविधान को जो है मतलब देश के सभी लोग पे ये लागू होता है, ठीक है ना। इसके जरिए ना केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरीके से की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। यानी इसमें यह भी दिया हुआ है कि सरकार कैसे काम करेगी, ठीक है, और सरकार हमारे देश की रक्षा कैसे करेगी, ये भी जो है हमारे तो भारतीय संविधान में दिया हुआ है। तो जैसे कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके थे, और 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। बताइए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी ये, ठीक है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही, ठीक है। और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए, और इन समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और आम चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया, और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को मतलब समझ में आया कि 1990 में तो यहाँ पे लोकतंत्र को लेकर संघर्ष हुआ था ना, और फिर
1990 में यहाँ पे लोकतंत्र मिल गया था, लेकिन 2005 में ये जो राजा थे वो क्या किए, लोगों को जो है सरकार के प्रति भड़काए और फिर उनके कामों को अपने कब्जे में ले लिए, और इस तरीके से वहाँ पे वो राजतंत्र करना चाहते थे। लेकिन लोगों को समझ में आ गया और फिर इसका इसको विरोध किया, और 2006 में जो है यहाँ पे 2008 में जो है पूरी तरीके से नेपाल में जो है लोकतंत्र मतलब बन गया था। तो वो राजा का नाम देख लीजिए, क्या था राजा का नाम, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, हाँ, शासन की बागडोर पूरी तरह, राजा ने शासन के मतलब पूरी तरह अपने हाथ ले लिया था। हाँ, ये देखिए 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने, ठीक है। तो इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दो घटना भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है, और समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई कि एक खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो नए संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका क्या कारण है। उस समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, यहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन के सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, और नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी हुई, और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई नेपाल के पास पहले से संविधान था, तो इन्हें नए संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो क्या था कि इससे पहले राजतंत्र था 1990 तक, है ना। तो फिर ये लोग इसका विरोध किए, फिर लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ। अब जब लोकतंत्र होगा तो उसका नया संविधान होगा, क्योंकि राजतंत्र का संविधान जो है, ठीक है, इस सारा चीज़ राजा पे डिपेंड करता था। राजा जो चाहता था वो कर सकता था, उसका संविधान कुछ और अलग कुछ और था, ठीक है ना। अभी हमारा लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र राजतंत्र में क्या होता है कि राजा जो चाहे वो कर सकता है, आप उस पर सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही लोकतंत्र हमारा जैसा भारत लोकतंत्र है, तो हाँ, ये जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसको प्रूफ देना भी पड़ेगा, भाई इसके पीछे ये कारण है, ये नहीं है, ठीक है। लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे ओपीएस को लेकर, यूपीएस को लेकर, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, तो इसने लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, तो ये लोगों को बहला फुसला के न्यू पेंशन सिस्टम लाया। जब लोगों को ये समझ में आ गया कि ये गलत है, तो वो फिर उसका विरोध किए, तो फिर उसको लॉलीपॉप पकड़ा के ये यूपीएस ले आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो कुछ कर सकता है, ठीक है, कि भाई ये सही है, ये गलत है, इस तरीके से, लेकिन वो अपना मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो मनमानी करेगा तो ये जो है हमारा इतना हक है कि हम जो है उसका अगेंस्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, और नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर, तो ये समझ में आ गया, इसी को हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, ये आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक इसी चीज़ों को बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा कि अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है। जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा, तुम आज 100 बार लिखोगे, ठीक है। मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका एक तरीके से राजतंत्र हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर क्या कर रहा है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है ना। तो यही होता था राजतंत्र में। राजतंत्र में राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, और ये जैसे अगर गलती नहीं भी किया ना तो उसको सहना पड़ा। तो वहाँ वैसा होता था राजतंत्र में कि जो दोषी नहीं था, और अगर राजा जो है बोल दिया हाँ ये गलत है, तो उसे जो है उसका मतलब कि अगेंस्ट वो नहीं बोल सकता था, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, ठीक है। हम अपने लिए जो है एडवोकेट रख सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट लड़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ये हमारा जो कानून है, ये आपका नियम मतलब कि जो भी प्रूफ रहता है उस पर वो काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोकतंत्र और राजतंत्र में डिफरेंसेस बताया गया है।
तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं क्या है, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। ठीक है, यानी कोई नेता भी है, उसके पास बहुत सारा ताकत है, लेकिन वो आम जनता को कुछ भी नहीं कर सकता, अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सब है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इस तरह की अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिन्हें अल्पसंख्यकों को सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसे कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निरकुशलता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से है। पर बहुसंख्यक की निरकुशलता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण। ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, उसे हम लोग अंतर सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कर सकते हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू चाहे मुस्लिम को अगर वो अपने अंडर करे, ठीक है, उसे दबाने की कोशिश करेगा तो इंटर कम्युनिटी हो जाएगा। अगर मुस्लिम मुस्लिम को दबाने की कोशिश करेगा तो वो इंट्रा कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमें सदा वही करना पड़ता है लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दिया हुआ है, कक्षा में लड़के लोग ज़्यादा है और लड़के जो चाहता है वही होता है, लड़कियों की बातें को वहाँ सुना नहीं जा रहा है क्योंकि वो कम संख्या में है। तो ऐसा होता है जिस देश में ज़्यादा संख्या होता है जिन लोगों को, तो उन लोगों को जो है वो वहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, और जिनकी संख्या कम है उनकी जो है अवॉइड की जाती है। ठीक है ना, तो उन्हें दबाया जाता है। तो ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, ठीक है, तो उसमें हम देखते होंगे कि कुछ सीटें जो है रिजर्व की जाती है, ताकि अल्पसंख्यक या पिछड़ी जाति को किसी भी तरीके से वहाँ पे दबाया ना जा सके और उन्हें उनका हक मिल ले। ठीक है, तो संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो है कारण ये है कि हम खुद को अपना आप से बचा सके। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे से ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करते हैं। इसे समझाने के लिए नीचे चित्रपट पर देखिए। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्ययन पढ़ने हैं, लेकिन इस समय मेरा पसंद टीवी सीरियल कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं 2 अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने आप पे मतलब कि अपने आप को बंधन में रखना कि नहीं, ये अगर हम करेंगे तो ऐसा होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नहीं, हम बिना लाइसेंस का गाड़ी नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि संविधान इसलिए भी हमें ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी को आप सड़क पे जाओगे और पीट दोगे, ठीक है, आपको मन करा पीटने का, आप पीट दो। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है आप पे FIR दर्ज की जा सकती है, आपको जेल में बंद किया जा सकता है। तो आप ऐसा काम तो नहीं करोगे। तो ये सब कुछ नियम कानून है, नहीं तो इतने सारे लोग हैं, बताइए, छोटे छोटे बात में लोग भड़क जाते हैं। अगर ऐसा संविधान नहीं होता तो कोई भी किसी को भी मार देता, लेकिन ये संविधान है जिसके कारण हम लोग जो है सड़क में भी जो है पूरे सेफ्टी के साथ जो है घूम सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनकी सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा में आप संविधान के किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जैसे कि अभी 3 बार से आपका नरेंद्र मोदी ही पीएम बन रहा है, तो भाई वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन एक बार जहाँ उसका पलटा ऐसा लगेगा कि पलटने वाला है, तो वो भी जो है लोगों की बात मानने लगेगा। ठीक है, फिर बोलेगा ठीक है भाई, जैसा तुम बोल, जैसे लोग चाह रहे हैं वैसे ही करेंगे हम, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, तभी वो हमें इस पद पे बैठने देंगे। इसलिए 5-5 साल में चुनाव होता है, ताकि आप लोगों को भी दिया जाता है कि भाई अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तानाशाही कर रहा, तो फिर उसको तुम रिप्लेस कर दो, नए लोगों को लाओ। ठीक है, जैसे कि अभी झारखंड में कितना हेमंत सोरेन जो है तानाशाही किया, लेकिन भी लोग जो है उसी को वोट किए दिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं जो कि इतने समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों के लिए वो लोग जो है ऐसा करते हैं, वोट दे देते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ को बताता है कि 5 साल के बाद आपको मौका इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसे चेंज करें और रिप्लेस करें और दूसरे को मौका दें, और ताकि हर किसी को ये लगे कि नहीं भाई हम तानाशाही करेंगे तो मुझे अगले साल हटा दिया जाएगा। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, ठीक है, क्या है आपका कि 20वीं सदी, आपका जैसे कि 20वीं सदी के आते आते भारतीय राष्ट्र संविधान में कई दशक पुराना हो चुका है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसके प्रत्येक नागरिक को समान माना जाना चाहिए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि औपनिवेशिक राज्य मतलब समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से ब्रिटिश आया और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग जो है इंडिया चला और उसका जो दबदबा रहा हमारे इंडिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को ये समझने में आने लगा कि भाई हमारा देश लोकतांत्रिक होना चाहिए, ताकि हर किसी को हक मिले। जैसे कि अमीर गरीब यहाँ पे सब वोट देने जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबका अधिकार है कि वो अपना सरकार चुने, है ना। तो इसी चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक जो है इन्होंने संविधान सभा की बैठक होती रही। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपयुक्त चित्र जो है मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। अब आपको तो पता है भीमराव अंबेडकर के बारे में, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अनुसूचित जाति बेफिक्र ना हो सकती, क्योंकि इन कानून का संचालन सर्वन्य हिंदू अधिकारियों के हाथों में है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वो सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप देख सकते हैं हर जगह पे जो है ST SC की सीटें जो है वहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, चाहे वो सीटें खाली हो, लेकिन वो सीट कहीं और कोई भी उस सीटों में नहीं जा सकता है। हर चीज़ में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में देखें या सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें, या फिर आप क्या कहते हैं राज्यसभा लोकसभा में देखिए। ठीक है, हर जगह में जो है हमारा ST SC का सीटों को जो है रिजर्व रखा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि यहाँ पे लोकतांत्रिक समाज बनने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया जाए। संघवाद मतलब फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, देश में एक से ज़्यादा स्तर के सरकारों का आना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघवाद मतलब क्या होता है। तो संघवाद मतलब क्या होता है कि एक स्तर से एक स्तर देखिए, एक स्तर से ज़्यादा सरकारें, एक स्तर से ज़्यादा सरकारें मतलब एक केंद्र स्तर होता है जहाँ पे PM मोदी बैठा हुआ है सेंट्रल पे, एक होता है राज्य स्तर होता है। ठीक है ना, राज्य स्तर जहाँ पे हर एक राज्य का CM बैठा हुआ है, एक स्थानीय स्तर होता है। ठीक है, जो पंचायत समिति ये सब, तो ये 3 होता है। तो ये 3 अलग अलग स्तर की सरकारें हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। दूसरा है संसदीय
नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, संसदीय शासन पद्धति। इस मतलब क्या होता है कि सभी स्तर पर, जो 3 स्तर हम लोग देखे, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, तीनों स्तर के जो सरकारें जो होती है वो वोट के अनुसार ही जो चुना जाता है, ठीक है। यानी जो 18 साल के जो ऊपर के होते हैं वो वोट दे के जो है चुनते हैं अपने सरकार को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है शक्तियों का बंटवारा। जैसे यहाँ पे संविधान के अनुसार जो है सरकार के 3 अंग होता है। एक होता है विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो तीनों का अपना अपना कार्य होता है। जैसे कि विधायिका में हमारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लोगों लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायपालिका की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 अंग है, तीनों का अपना अपना कार्य है, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। तो जैसे कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार वाला जो खंड होता है ना, ये हमारा भारतीय संविधान का अंतरात्मा होता है। और अंतरात्मा किसको कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अब मौलिक अधिकार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। और इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों की समझ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। तो विभिन्न जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो बहुत ही कम मतलब कि जिसकी संख्या है, ठीक है, तो उन लोगों को भी इस संविधान में जो है शामिल किया गया है। इन अधिकारों को, मौलिक अधिकार उन्हें भी दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी होता है। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के अलावा क्या है, खंड नीति है, और इसको इसलिए जोड़ा गया है ताकि और भी अच्छे तरीके से सामाजिक और आर्थिक सुधार जो है हमारे भारत में लाया जा सके। जैसे कि परिस्थितियों में कौन सा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार में क्या क्या है। जैसे कि भारतीय संविधान का कुछ मौलिक अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, ठीक है, मतलब हर एक लोग जो है वो समान है संविधान के आगे। जैसे कोई अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, लड़का लड़की का भेदभाव सिर्फ घर में होता है, समाज में होता है, लेकिन क्या कहते हैं, कानून के सामने नहीं होता, संविधान के सामने नहीं होता। स्वतंत्रता का अधिकार, अब आपको ये आर्टिकल याद रखना पड़ेगा कि कितने से कितने तक जो रहता है ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका शोषण के विरोध अधिकार है, और फिर आपका जैसे कि 14 साल के जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें काम पे नहीं रखा जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी हमारा जो है ना धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी धर्म यहाँ पे अपना धर्म को मान सकता, कोई भी जाति जो अपने धर्म को मान सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, और सार्वजनिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना। ये भी जो है हमारा मौलिक अधिकार में आता है। तो ये 6 अधिकार है। पहले एक था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, तो इसको भी हटा दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है कि ये राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदू धर्म को ही सिर्फ बढ़ावा नहीं देंगे, यहाँ पे हर एक तरीके का धर्म है, और हर एक धर्म का जो है सेम आपका वैल्यू है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही हुआ कि सबको जो है अपना धर्म मानने का अधिकार है। यहाँ पे किसी को भी ये जो है बढ़ावा नहीं देता कि नहीं यहाँ पे इस धर्म का जो है माना जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता मतलब ये सब हो गया। अब देखिए ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों को जिक्र किया है, कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं, कुछ खास है नहीं। आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि उपयुक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे थे, और दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे निचले दिए बाएं क्रम में लोग दे रहे श्री जय रामदास दौलत राम। अब ये सब तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखिएगा। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है।
11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीर बनाए तथा तो ये चैप्टर देखिए आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिला, बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एमसीक्यू कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर से कैसा एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा जो जेटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये इसी बेसिस पे होगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार स्टेट बीपीएससी जो भी है ये आपका एनसीईआरटी को ही फोकस करता है। तो हमारा इंटेंशन जो है फर्स्ट जो है ये एनसीईआरटी की एक एक लाइनें हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।